हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो सेगमेंट में हम क्लास 10th का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। और इस वीडियो सेगमेंट में हम पाचन तंत्र का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, और जिसमें हम सभी लोग पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से समझेंगे। जो कुछ भी पाचन तंत्र के लिए बचा हुए है, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि जल्द ही आपका क्लास 10th का साइंस का एग्जाम है और इसमें पाचन तंत्र से क्वेश्चन अवश्य आएगा। इसलिए यह वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखेंगे और अपने आने वाले 2-4 दिनों में पाचन तंत्र के पूर्ण नंबर को हासिल करने का प्रयास करेंगे। हम सभी ने पाचन तंत्र में सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने डायग्राम बनाने का तरीका सीखा था, और साथ में पूरे होल डायग्राम्स के पाचन तंत्र के एक अंगों पर डिस्कस किया था। और दूसरे लेक्चर में हम सभी ने बक्कल कैविटी में ठीक है लाल ग्रंथि और दांत और जीभ पर डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो सेगमेंट से हम ग्रास नली ग्रसिका से कंप्लीट डिस्कस करना शुरू करेंगे, और लास्ट में हम बड़ी आंत तक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पूरे पाचन तंत्र में 2 ऑर्गन्स रह जाएंगे, जिन्हें हम जिसे हम अग्नाशय व यकृत कहते हैं। उसे भी इसी वीडियो लेक्चर में हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाचन तंत्र के बारे में ग्रास नली पर डिस्कस करते हैं। ईसोफेगस क्या होते हैं? मैंने आपको डायग्राम में समझाया है कि ग्रास नली, ग्रसिका या ईसोफेगस हमारे आहार नली की एलिमेंट्री कैनाल की प्राथमिक पाइप है, नलिका है। मतलब हमारे मुख गुहा के आगे एक लंबी सी नलिका, कितनी बड़ी, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका हमारे गर्दन नेक रीजन से थोरैसिक रीजन पर स्थित होती है। इसे हम ग्रास नली या ग्रसिका कहते हैं। यह नलिका मुख्य रूप से वक्ष भाग पर थोरैसिक रीजन पर स्थित होती है, और इसमें एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसे हम कर्मा कुंचन गति या सिस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं, जिससे मुख गुहा के आगे या भोजन आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। यानी ग्रास नली क्या है, कान खोलकर सुनेंगे, कुछ भी नहीं है। हमारे बक्कल कैविटी के आगे वक्ष स्थल पर 25 सेंटीमीटर लंबी गर्दन वाले हिस्से पर एक नलिका पाई जाती है, जिसे ग्रास नली कहते हैं या ग्रसिका कहते हैं। यह नलिका ठीक है भोजन को आमाशय में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। इसमें होने वाला कर्मा कुंचन गति भोजन को आमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। तो दिस इज द ईसोफेगस। देन हम आमाशय पर आते हैं। आमाशय एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे 3 नंबर का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझेंगे। स्टमच या आमाशय क्या होता है? हमारे उदर गुहा में स्थिति पर सबसे पहले चलेंगे। देखिए, मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि हमारी बॉडी में 2 कैविटियां हैं। ये अपर पार्ट की कैविटी एब्डोमिनल कैविटी जिसे उदर गुहा थोरैसिक कैविटी जिसे वक्ष गुहा, और निचले हिस्से की कैविटी जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा कहते हैं। तो आमाशय हमारे उदर गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है, और यह हमारे देखिए बाईं तरफ और दाईं तरफ, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, यह हमारे उदर गुहा में ठीक है दाईं तरफ स्थित होता है। सही लिखा था, यानी बाईं तरफ अगर हम देखें देखिए बाईं तरफ हमारा ठीक है आमाशय स्थित होगा, और जबकि दाईं तरफ हमारा लीवर यानी यकृत स्थित होता है। मतलब क्या है, अगर हम इस कैविटी को देखें तो ये तो थोरैसिक कैविटी हो गई, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ये इसका निचला भाग हो गया और ये इसका ऊपरी भाग हो गया। हमारे उदर गुहा के देखिए ये उदर गुहा है, इसके ऊपरी भाग में आमाशय हमारे बॉडी के ऊपरी भाग में बाईं तरफ स्थित होता है। यानी यह एक थैलेनुमा संरचना है, ठीक है, झोले के जैसा संरचना है, पैक लाइक स्ट्रक्चर है, और उदर गुहा के ऊपरी भाग में बाईं तरफ स्थित होता है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो यह पैक लाइक, सैक लाइक यानी थैलेनुमा भाग होता है, और इसके इंटरनल सेक्शन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आप तौलिए के रेशे देखते हैं, कुछ इसी प्रकार छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रुगी कहते हैं, और इंटरनल सेक्शन पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूं, कान खोलकर सुनेंगे। आमाशय हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा पहला अंग है। ये हमारे उदर गुहा के ऊपरी भाग में बाईं तरफ स्थित होता है। ये एक विशिष्ट पेशी के द्वारा डायफ्राम से जुड़ा भी रहता है। अगर हम इसके इंटरनल सेक्शन आंतरिक भित्ति की तरफ चलते हैं तो इनमें रुगी एक प्रोजेक्शन पाया जाता है, साथ में जठर ग्रंथि के रूप में मुख्य संरचना प्रेजेंट होती है।
अगर हम इसके भाग की बात करें तो अमाशय का 3 मुख्य भाग है, जिसे कार्डियक स्टमच, पाइलोरिक स्टमच और फंडस कहते हैं। जबकि मुख्य भाग कार्डियक स्टमच और पाइलोरिक स्टमच होता है, जिसमें भोजन को पीसकर चाइम बनाने का भी कार्य किया जाता है और एससीएल का भी सिक्रीशन किया जाता है। अब अगर हम अमाशय के कार्य की बात करें, अमाशय का कार्य कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप कान खोलकर सुनेंगे। अमाशय के अनेक कार्य हैं। हम अगर पहले कार्य की बात करें तो कल्पना करें कि हमारे बॉडी के अंदर एक थैला लटकाया गया है। तो जनरली हम थैले में बाजारों से जाकर सामान भरते हैं। इस थैले में हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ डाला करते हैं। यानी पहला कार्य यह है कि अमाशय भोजन का संग्रह करता है, यानी भोजन को कलेक्ट करने का कार्य करता है। दूसरा कार्य देखेंगे, अमाशय के अंदर प्रवर्ध रोगी के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रवर्ध मेरी फिंगर्स को देखेंगे, ये प्रवर्ध कुछ इस प्रकार से चलते रहते हैं, जिसके कारण जो भी भोजन अमाशय में जाता है उससे पीसकर चाइम या लेई के समान बना दिया जाता है। यानी अमाशय का दूसरा कार्य भोजन को पीसकर चाइम बनाने का होता है। तीसरा कार्य ध्यान से सुनेंगे, अमाशय एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर अधिकतम जल, जितना भी जल हम अपने आहार नली में उपयोग करते हैं, उसका 90% हिस्सा अमाशय में अवशोषित कर लिया जाता है। तो पहला कार्य भोजन का संग्रह करना, दूसरा कार्य ये भोजन को पीसकर चाइम बनाने का कार्य करता है। तीसरा कार्य इसमें प्रेजेंट होने वाले विशिष्ट प्रकार के पेशीय संरचना जल का अवशोषण करती है। चौथा कार्य, अगर आप किसी एल्कोहल ड्रिंकर को देखें जो शराब पीते हो, वो बोतल खोलने के बाद 15 मिनट में ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है इसका, अमाशय के आंतरिक भित्ति पर अधिकतम एल्कोहल का भी अवशोषण कर लिया जाता है। ये अमाशय का चौथा कार्य है। इसके अलावा आपको एक हार्ड पेन्स हो रहा है सिर में, वह पेन्स एक दवा खाते ही कुछ मिनटों में दूर हो जाता है। इसका मतलब ये है अमाशय की आंतरिक भित्ति पर औषधियों का भी अवशोषण कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम अमाशय की आंतरिक भित्ति से देखें तो यहाँ पर HCl यानी एक विशेष प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड सीक्रेट होता है। उस HCl से बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। एक बार मैं सारे कार्यों को रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला कार्य, अमाशय भोजन का संग्रह करता है। अमाशय भोजन को पीसकर लेई के सामान बनाने का कार्य करता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति से रोगी प्रेजेंट होते हैं, जो मुख्य रूप से रोगी के इंटरनल सेक्शन में भोजन को पीसकर चाइम बनाया जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति से जल का, अल्कोहल का और औषधियों का अवशोषण होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति से जठर ग्रंथि से निकलने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण उसे नष्ट करने का कार्य करता है। तो दिस इज द कंप्लीट सेकंड टॉपिक आप डिस्कस अबाउट द स्टमच और द अमाशय। देन हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी और लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक संरचना होती है। इस भाग में यानी छोटी आंत का जो भाग है वह 3 हिस्सों में बांटा होता है, जिसे हम पहले को ग्रहणी डियोडिनम और दूसरे को हम मध्यांत्र यानी जेजिनम, तीसरे को शेषांत्र यानी इलियम कहते हैं। इन सब के डायग्राम को हम पहले से समझ चुके हैं, समझा चुके हैं कि ग्रहणी क्या है, मध्यांत्र क्या है और शेषांत्र क्या है। अब हम तीनों के बारे में जानते हैं। ग्रहणी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी यू के समान की संरचना है। ये छोटी आंत की मुख्य भाग होती है। आपने देखा था कि ग्रहणी वाले भाग में अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय और नीचे की तरफ छोटी आंत के हिस्से ऊपर की तरफ अमाशय ओपन होता है। यानी इस भाग में कई ऑर्गन एक साथ ओपन होते हैं और कई प्रकार के जूसी मटेरियल को हमारे पाचन तंत्र में सिक्रीट किया जाता है। मध्यांत लगभग 2.5 मीटर लंबी चौड़ी संरचना होती है। इस लंबी संरचना में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। शेषांत्र वाले हिस्से में लगभग 3.5 मीटर संरचना होती है, जहां पर अधिकतम भोजन को अवशोषित किया जाता है और इसके इनर सेक्शन पर एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम रसांकुर या विलाई कहते हैं। वो अधिकतम भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो एक बार दोबारा सुन लेंगे, हमारी छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इस भाग में इस संरचना में 3 मुख्य भाग ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत प्रेजेंट होते हैं।
ग्रहणी 25 सेंटीमीटर यू के समान लंबी संरचना होता है, जिसमें कई प्रकार के रस यानी पित्त रस, अग्नाशयी रस जैसे रस स्रावित होते हैं और ये भोजन को पचित व अवशोषित करने में सहायता करते हैं। अगर हम मध्यांत की बात करें तो यह 2.5 मीटर लंबी संरचना है, जहां पर भोजन का अवशोषण और पाचन दोनों होता है। शेषांत लगभग 3.5 मीटर लंबी संरचना है, जहां इंटरनल सेक्शन में रसांकुर या बिलाई पाए जाते हैं और ये भोजन को अवशोषित और पचित करने में अधिकतम सहायता करते हैं। इसके अलावा कार्य की तरफ अगर हम चलते हैं, पहला कार्य छोटी आंत का भोजन का पाचन करना, दूसरा कार्य भोजन का अवशोषण करना और तीसरा कार्य छोटी आंत के इंटरनल सेक्शन पर विशिष्ट प्रकार की ग्लैंड्स सेक्रेटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। क्या सेक्रेटिन हार्मोन अग्नाशयी रस को अवशोषित करने में सहायता करता है। इसका स्पेशली वर्क है जिसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर हम बड़ी आंत की तरफ आते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से लेकर 1.8 मीटर के करीब होती है। इसमें 3 संरचना इसमें भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय यानी सीकम, कॉलन और रेक्टम कहते हैं। उंडुक एक ऐसा भाग होता है जहां पर क्रीम रूप प्रशेषिका प्रेजेंट होती है। कोलन, बृहदांत्र इसका एक लंबा सा हिस्सा होता है जहां पर अधिकतम भोजन का अवशोषण किया जाता है। और मलाशय व रेक्टम आहार नाल का आखिरी हिस्सा होता है जो सबसे छोटे आकार का होता है। यहाँ पर अपचित भोज्य पदार्थ को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अगर हम बड़े आंत के कार्य की बात करें तो बड़ी आंत के 2 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य ये बचे हुए भोजन का व जल का अवशोषण करने में सहायता करती है। दूसरा कार्य इसके इंटरनल सेक्शन पर एक लसलसा पदार्थ स्रावित होता है जिसे म्यूकस कहते हैं और यह भोजन को लसलसा बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा भोजन जो अपचित होता है, जिसका पाचन नहीं किया जा सकता, उसे बॉडी से निष्कासित करने का कार्य बड़ी आंत का होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पाचन तंत्र में आहार नली के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत पर डिस्कस किया है। अब हम इसी लेक्चर में 2 ऑर्गन के बारे में और पढ़ेंगे, यानी यकृत क्या होता है और अग्नाशय क्या होता है। इसी वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट पाचन तंत्र पर डिस्कस करेंगे। यकृत के बारे में जानेंगे इसी लेक्चर में। यकृत क्या है, लीवर क्या है। यकृत एक ऐसा ऑर्गन हमारी बॉडी का है, जनरली मैंने तो इसका नाम लाइवर भैया रखा हुआ है, बट हमारे पास समय कम है इसलिए हम हाई स्कूल लेवल पर ही डिस्कस करेंगे कि लीवर या यकृत क्या होता है। देखिए, यकृत हमारे शरीर का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी इससे बड़ा आंतरिक अंग हमारे शरीर में कोई दूसरा नहीं है। पहली बात तो यही जानेंगे, यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसके अलावा हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग स्किन या त्वचा होती है। तो यकृत ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी होता है और यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, स्थिति की, मैंने अभी आपको आमाशय समझाया था कि आमाशय उदर गुहा के ऊपरी भाग में बाईं तरफ स्थित होता है। उसी के जस्ट बगल उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाईं तरफ यकृत स्थित होता है। यानी बाईं तरफ जाएंगे तो आमाशय, उसी के जस्ट बगल राइट साइड में हम जाते हैं तो वहां पर यकृत या लीवर स्थित होता है। अगर हम स्टडी की बात करें कि द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी ऑफ लीवर, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम यकृत का अध्ययन करते हैं, उसे हम हिपैटोलॉजी कहते हैं। और अगर हम मनुष्य के यकृत के वजन की बात करें तो मनुष्य का यकृत लगभग 1.5 से लेकर 1.8 केजी के करीब, यानी 1.5 से 1.25 किलोग्राम के करीब होता है। एक बार दोबारा सुनेंगे, यकृत हमारे उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाईं तरफ स्थित होता है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ी आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। अगर हम इसके ब्रांच की बात करें जहां हम यकृत का अध्ययन करते हैं तो उसे हम हिपैटोलॉजी कहते हैं। और अगर भार की बात करें तो यह लगभग 1.5 से 1.25 किलोग्राम वजन वाला होता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यकृत का कार्य है, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यकृत के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए, ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। यकृत के अनेक कार्य हमारी बॉडी में है। हम कुछ 4 से 5 कार्यों पर ही डिस्कस करेंगे जो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। यकृत का पहला कार्य, यकृत के इंटरनल सेक्शन में एक विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है जिसे हम पित्त रस और इंग्लिश में बाइल जूस कहते हैं। पित्त रस या बाइल जूस करता क्या है,
अभी मैंने आपको बताया था कि अमाशय के आंतरिक भाग से जठर रस निकलता है। ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में 3 प्रकार के रस आहार नली में सीक्रेट होते हैं। पहला रस जठर रस जो अमाशय से निकलता है, दूसरा रस पित्त रस जो लीवर से निकलता है, और तीसरा रस अग्नाशयी रस जो हमारे अग्नाशय से निकलता है। इसके अलावा छोटी आंत के द्वारा भी विशिष्ट प्रकार के रसों का भी निर्माण किया जाता है, बट मुख्य रूप से 3 रस निकलते हैं। तो पहला रस यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, बहुत ध्यान से कान खोलकर सुनेंगे। और यह पित्त रस करता क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जठर रस से यानी अमाशय के आंतरिक भित्ति से HCl निकल रहा होता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यकृत के अंदर से निकलने वाला पित्त रस इस HCl के स्राव होने के कारण हमारा भोजन जब अम्लीय बन जाता है तो उसे क्षारीय बनाने का कार्य करता है। अब मैंने इसका नाम लाइवर भैया क्यों रखा, कल्पना करें किसी के ऊपर एक बाल्टी तेजाब छिड़क दिया गया होगा तो कितनी जलन होगी। उसी प्रकार हमारे भोजन में जब एसिड मिलाया जाता है तो वो चिल्लाते रोते दौड़ते हुए लीवर भैया के पास जाते हैं कि हमारे ऊपर तेजाब HCl छिड़क दिया गया है, और लाइवर भैया पित्त रस निकाल कर डाल देते हैं और उनके ठीक उस जलन को कम कर देते हैं। इसलिए लीवर को लाइवर भैया यानी जिंदा रहने वाला भैया भी हमने कहा है, यानी यकृत से पित्त रस निकलता है। पित्त रस मुख्य रूप से अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। ये यकृत का पहला कार्य हुआ। दूसरे कार्य की तरफ चलते हैं। यकृत में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो यही जान लेते हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन क्या है। ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। यह मोनोसैकेराइड है और यह ओलिगोसैकेराइड होता है। यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यह कार्य यकृत करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कभी कभी हम 4 की जगह पर 10-12 रोटियां खा जाते हैं तो रोटी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। वह एक्स्ट्रा ग्लूकोज लाइवर भैया ग्लूकोज को इकट्ठा करके और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यह प्रक्रिया ग्लाइकोजन बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और यह ग्लाइकोजन हमारे लीवर की सेल में स्टोर रहता है। पुनः जब कभी भी इस ग्लाइकोजन की कमी हो जाए यानी ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं रह जाता है तो ग्लाइकोजन को पुनः तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज के रूप में, जिसे हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यह यकृत का तीसरा कार्य हो जाएगा। कान खोलकर सुनेंगे। यकृत हमारे शरीर में अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। पुनः उस अधिकतम ग्लाइकोजन को कम पड़ने के समय ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा यकृत के इंटरनल सेक्शन में फैट को यानी एक्स्ट्रा प्रोटीन को यानी एक्स्ट्रा फैट को एक्स्ट्रा प्रोटीन को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी हमारे शरीर में अधिकतम वसा तथा प्रोटीन को भी ग्लाइकोजन में बदला जाता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यकृत के अगले कार्य की, चौथे कार्य की, तो यकृत के आंतरिक भाग में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ये मुख्य रूप से यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया होते हैं। यूरिया का तो मुख्य रूप से नेफ्रॉन्स स्थानांतरण हमारे मूत्र के रूप में कर लेता है यानी फिल्टर कर लेता है, लेकिन अमोनिया एक ऐसा पदार्थ है जिसका किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो यकृत की कोशिकाएं अमोनिया को यूरिया में बदल देती हैं और इसे आसानी से मूत्र के रूप में शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके अलावा यकृत के आंतरिक भाग में भ्रूणावस्था में आरबीसी का भी निर्माण किया जाता है। यकृत के आंतरिक भाग में सिकल सेल एनीमिया यानी हसिया का रुधिराण को भी नष्ट किया जाता है, और भी यकृत के अनेक कार्य होते हैं। ये कार्य 4 आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। दिस इज द कंप्लीट डिस्कस अबाउट द लीवर्स और द यकृत। देन हम इस पाचन तंत्र के लास्ट ऑर्गन पर भी इसी समय डिस्कस कर लेंगे। पाचन तंत्र का जो लास्ट ऑर्गन है या लास्ट ऑर्गन अग्नाशय है। अग्नाशय क्या होता है इसको ध्यान से समझ लेते हैं। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय के नीचे यानी अमाशय के जस्ट नीचे उदर गुहा वाले भाग में लीफ लाइक पत्ती के समान एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं।
अग्नाशय मुख्य रूप से दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक को हम अल्फा सेल कहते हैं जबकि दूसरे को हम बीटा सेल कहते हैं। यानी अग्नाशय की जो सेल्स हैं दो भागों में बटी होती हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा सेल कहते हैं। अग्नाशय से कुछ विशिष्ट एंजाइम तथा हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो बीटा सेल के द्वारा सीक्रेट होते हैं, परंतु उनमें से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे रुधिर के ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने का कार्य करता है और इसकी कमी से ही हमारे शरीर में डायबिटीज या मधुमेह जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बीटा सेल से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम जैसे पेप्सिन एंजाइम का निर्माण होता है। इसके अलावा इसके द्वारा ही पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम बनती है। यानी ये सारी एंजाइमें हमारे पाचन में अति आवश्यक होती हैं। ध्यान रखेंगे कि अग्नाशय क्या करता है, ये बात मैंने आपको कम शब्दों में समझा दिया है समय का अभाव होते हुए। अग्नाशय एक लीफ लाइक ऑर्गन है जो हमारे आमाशय के निचले हिस्से में उदर गुहा में स्थित होता है। यह अल्फा और बीटा दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बीटा कोशिकाएं मुख्य कोशिका होती हैं जिनसे इंसुलिन जैसे हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है क्योंकि इंसुलिन हमारे रुधिर शर्करा को सेल के अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा पेप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज, एमाइलोप्सिन ऐसे हार्मोन्स, ऐसे एंजाइम का भी स्त्राव पैंक्रियाटिक जूस के रूप में होता है अग्नाशय के द्वारा जो हमारे पाचन में अत्यंत सहायक होते हैं। तो दिस द कंप्लीट डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और अगर आप इसे पूरा तैयार करते हैं तो आप मानकर चलें 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अगर वो नहीं आता है तो 3, 4, 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे, इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में रिस्पिरेटरी सिस्टम पर डिस्कस करेंगे जो जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम के पहले हम जीव परिक्रम के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम। पूरा पाचन तंत्र आप अच्छे से जरूर तैयार करें और एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपको टॉपिक समझ में आ रही है, मैं बार बार जो मेहनत से आपको समझाने पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे अगर आपको लाभ मिल रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे थोड़ा बहुत लाभ अन्य लोगों को भी मिल पाए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम।